पाकिस्तान आप देख रहे हैं और बात करेंगे कुछ पाकिस्तान की मईशत की इस वक्त, जो कुछ बहुत अच्छी नहीं है। बिल्कुल ऐसी है फरा। और अगर सिर्फ एक साल की बात कर ली जाए ना, तो आदाद शुमार के मुताबिक, स्टेट बैंक के मुताबिक 3,419 अरब रुपए जो है ना पाकिस्तान का जो वफाकी हुकूमत का कर्जा वो बढ़ गया। क्योंकि अभी तक जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 2020 तक वफाकी हुकूमत का मजमूई कर्जा 35,659 अरब हो गया, जबकि अगस्त 2019 में पाकिस्तान का मजमूई कर्ज 32,240 अरब रुपया था। तो ये जो इजाफा है ये यकीनी तौर पे अलार्मिंग है। गुज़िश्ता एक साल में जो मुकामी कर्जा है उसमें जो इजाफा हुआ है ये 2,086 अरब रुपए है, जबकि बैरूनी कर्जा जिसमें जो इजाफा हुआ है वो 11,559 अरब रुपए हो गया है। और ये जो बढ़ते कर्जे हैं और ये जो बढ़ते मामलात हैं ऐसे कर्जे के, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए कितने सवाल उठा रहे हैं। बाकी आशारियों की बात होती है तो सब अच्छा है ही आता है, लेकिन कर्ज आखिर फिर क्यों बढ़ता जा रहा है अगर बाकी सब अच्छा है तो? कुछ याद है वज़ीर आज़म ने कहा था कि शकोल तोड़ देंगे, कर्ज नहीं लेंगे, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो फिर एक ऐसी हुकूमत जिसका एक मंशूर था, एक विजन था, वो क्यों कर्जों की मजीद दलदल में धंसती जा रही है? और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इस हवाले से ज़ाहिरी तौर पर जो मुल्क कर्जों की दलदल में होगा उसकी नेशनल सिक्योरिटी भी जेपरडाइज होगी। डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ है, माहिर मईशत, उनसे जानेंगे। डॉक्टर माइएगा, गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान का मजमूई कर्ज स्टेट बैंक के मुताबिक 3,419 अरब रुपए बढ़ा है। अगर इसी लिहाज से बढ़ता रहा कर्जा तो पहले तो हमें बताया जाता पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को खतरा है, लोग आएंगे पाकिस्तान को डिक्टेट करेंगे अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, खुदा न खास्ता हमारे जो एटॉमिक असासे हैं उन तक को खतरा है। तो अब सॉवरेनिटी को आपके ख्याल में कोई मसला हो सकता है कर्जों के बढ़ने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले साल जो कर्ज़ों में इजाफ़ा हुआ वो पिछले साल के बरक्स काफ़ी कम था, और वजूहात दो हैं। एक तो ये है कि हमारा जो बजट का खसारा है वो काफ़ी बढ़ चुका है, वो तकरीबन हमारे जो जीडीपी है उसका तकरीबन 8% हो चुका है। दूसरी वजह जो 2 साल में जो कर्ज़ों में कदर में इजाफा हुआ है वो ये है कि अब रुपए की जब कदर आपने बहुत गिराई है तो उसके नतीजे में जो हमारा डॉलर का जो कर्जा है उसकी रुपए की वैल्यू बहुत बढ़ गई है। इस वक्त पाकिस्तान का कर्जा जो है पब्लिक डेट जिसे हम कहते हैं हुकूमत का, वो 90% ऑफ द जीडीपी से भी ज़्यादा है, और ये बहुत ही ऊंचा लेवल है। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इसको किसी न किसी तरीके से कम किया जाए। आपको याद होगा कि 2005 में एक फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था। उसके तहत पब्लिक डेट 60% ऑफ द जीडीपी से ऊपर नहीं जा सकता, मगर अब आप सोचिए कि हम 90% तक पहुंच चुके हैं। ये तकरीबन बिल्कुल बस से बाहर हो चुका है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये बता दीजिएगा, क्या जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, जब हुकूमत वज़ीर आज़म इमरान खान को मिली, तो पिछले जो खसारे थे, पिछले जो कर्जे थे, और कोई पाकिस्तान के पास हल ही नहीं था, मज़ीद कर्जे लिए जाते, या फिर मौजूदा हुकूमत की भी नाअहली मौजूद है कि हमें ज़्यादा कर्जे लेने पड़ रहे हैं? आगाज़ में देखिए, जब नई हमारी हुकूमत आई है तो उस वक्त हमारा जो तिजारती खसारा था वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका था, तकरीबन 20 अरब डॉलर तक जा चुका था, और उसको फाइनेंस करने के लिए कर्ज़ों के लेना बहुत ज़रूरी हो चुका था। और उसके नतीजे में अब आप ये देखिए कि तकरीबन हर साल 8 से 10 अरब डॉलर का इजाफ़ा होता रहा है हमारे एक्सटर्नल डेट में। ये हुकूमत ने जो मुश्किल इक़दामात लिए हैं और उसके नतीजे में अल्लाह के फजल से हमारा तिजारती खसारा नहीं रहा, अब तो सरप्लस में आ गया है। ये यकीनन एक बहुत बड़ा कदम आगे है, मगर इसे हासिल करने के लिए बहुत से सख्त इक़दामात लेने पड़े, जिसकी वजह से मुल्क के माशी हालात आप देखेंगे कि शर-ए-नमू जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर हो गया। ठीक है। अच्छा, हुकूमत ये भी कहती है कि ये कर्जे लेना मजबूरी थी, क्योंकि जितना डेफिसिट छोड़ के गई थी पिछली हुकूमत मैनेज नहीं हो सकता था। आपके ख्याल में इन कर्जों को लिए बगैर भी कोई ऑप्शन मौजूद थी हुकूमत के पास ताकि वो निज़ाम हुकूमत चला सके अच्छी तरह से?
मेरा ख्याल ये है कि पिछली हुकूमत को कम से कम इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए थी कि हमारे बरामदात में तेज़ी से इजाफा हो। उस पिछली हुकूमत के दौरान आपके बरामदात में इजाफा नहीं हुआ और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि आपने रुपए की कदर को एक तरह से आर्टिफिशियली उसको कायम रखने की कोशिश की। एक वक्त ऐसा भी था कि जब हमारा रुपया जो है वो तकरीबन 37% ओवर वैल्यू हो चुका था, तो इसलिए आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नहीं बढ़ रहे थे। नई हुकूमत आकर उन्होंने बहुत तेज़ी से रुपए की कदर को गिराया है और इस वक्त तकरीबन वो अपने जो करेक्ट लेवल है उस लेवल तक जी ठीक है। हफीज़ पाशा साहब, हुकूमत ने अपनी जो मुआशी टीम है उसमें साबिक सेक्रेटरी ख़जाना डॉक्टर वक़ार मसूद को शामिल कर लिया है जो मियां नवाज शरीफ के दौर में मौजूद थे वहाँ पर। तो क्या ये कहा जाए कि हुकूमत ये समझती है कि गुज़श्ता हुकूमत की पॉलिसियाँ ठीक थी या फिर जो अभी टीम है उस पर कुछ अदम एतमाद है वज़ीर आज़म का? बात यह है कि ये सिविल सर्वेंट हैं, इनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस रहे और जो मुख्तलिफ सीनियर सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो एक से दूसरे हुकूमत में काम करते हैं, इनका किसी सियासी ताल्लुक़ नहीं होता। तो लिहाजा अगर डॉक्टर वक़ार मसूद वापस आए हैं और उन्हें एक बड़ा अहम ओहदा दिया गया है तो हम सब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपना पूरा जो 40 साल का एक्सपीरियंस है उसको इस्तेमाल करते हुए हमारे रेवेन्यूज़ में जो बहुत ज़रूरत है इस वक्त रेवेन्यूज़ में इजाफा कम से कम 25 से 30% की ज़रूरत है, उसको हासिल करने में वो बढ़ेंगे और पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात में कुछ बेहतरी आएगी उसके नतीजे में। बिल्कुल सही। ये भी फरमा दीजिएगा कि आपके इल्म में ही है कि हुकूमत का जो नारा था बहुत बड़ा वो ये था कि कर्ज नहीं लेंगे और ये है कि कशकोल तोड़ देंगे, इस्लाहात लाएंगे और मुल्की कर्जे जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। लेकिन हुकूमत जो है तो मुसलसल बार बार कर्जे ले रही है। तो आपके ख्याल में क्या कर्जे लिए बगैर किसी भी तरह से आगे चलना मुमकिन नहीं है और क्या मुसलसल कर्जे लेना जो है ये हमारी मुश्किलात का हल है, हमारे मसाइल का हल है? देखिए, हुकूमत को जो करना था उन्होंने किया है और वो ये कि दरामदात को बहुत हद तक गिराया है। तकरीबन 20% आपने अपने इम्पोर्ट्स या दरामदात को कम किए हैं और इसको हासिल करने के लिए आपने करेंसी रुपए की कदर को बहुत गिराया। आपने सरे सूद को एक वक्त तो 13.25% तक लेके चले गए। आपने कुछ टैक्सेस भी लगाए। इसके नतीजे में आपने जितने गुंजाइश थी दरामदात कम करने की आपने उसमें कमी की है। अब आपके पास एक ही रास्ता है, अगर आप कर्जे नहीं लेना चाहते हैं तो तेज़ी से आपको बरामदात बढ़ाना पड़ेगा। और उस सिलसिले में जो आपने एक ज़माने में हुकूमतों ने बहुत से मराद दिए थे एक्सपोर्ट्स को, ये मराद कुछ ये नई हुकूमत ने वापस ले लिए हैं, जिस तरह ज़ीरो रेटिंग वापस ले लिया है। तो अब वक्त आया है कि वो फिर से सोचें और जो इंसेंटिव्स हैं सारे आप फिर से अपने बरामदात को दें, इसलिए कि दुनिया के मार्केटों में बहुत टाइट पोजीशन है। हमारे एक्सपोर्ट्स को कम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें बहुत से इंसेंटिव्स देने चाहिए, वो अभी तक इस बजट में हमने नहीं देखे। हमें अब पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि दरामदात में कमी जितनी होनी थी हो चुकी, अब बरामदात में तेज़ी से करें और अपने पॉलिसीज़ को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ ले जाएं। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बरामदात को बढ़ाना होगा, पॉलिसीज़ को जो है थोड़ा सा फ्रेंडली भी बनाना होगा। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो भी पिछले कुछ अरसे से बात कर रही है कि हमें नई टेक्सटाइल पॉलिसी जो है वो दी जा सके ताकि हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने और अपनी चीज़ों के बरामदात के ऊपर जान सकें कि हुकूमत का क्या इस बारे में रवैया। लेकिन मेरा ख्याल अभी वो भी थोड़ा तातुल का शिकार है। एक और बहुत अहम मामला है जो हम सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है, वो है मुफ्त अद्वियात की फराहमी, जिसका सिलसिला जो है वो जारी रहा है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अब सुनने में
आ रहा था और सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रही थी जिसमें दिखाया जा रहा था कि कुछ बैनर्स लगे हुए हैं और वहाँ पर मुफ्त अद्वियात जो कि मुहैया की जाती थी उसका सिलसिला जो है वो अब बंद किया जा रहा है। तो हमने इस हवाले से जानने की कोशिश की है और बातचीत की है। सूबाई वज़ीर सेहत हमारे साथ यास्मीन राशिद साहिबा। गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग यास्मीन राशिद साहिबा। डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो PIC है इसमें दिल का सबसे बड़ा अस्पताल है, लोगों को खासे कंसर्न थे जब वो एक बैनर सामने आया जिसमें लिखा था कि 10 अक्टूबर के बाद अद्वियात जो है मुफ्त वो नहीं मिलेंगी। तो क्या ये बात दुरुस्त है? क्या बजट में वाकई पैसे नहीं रखे गए? मेरा ख़्याल है ये कोई गलत बात जो है वो सामने आई है। वजह ये है कि कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स को बहुत बड़ा बजट दिया जाता है और कोरोना के वबा के दौरानिया में जब बहुत ज़्यादा इंतहा पे वबा फैली थी तब भी हमने कार्डियोलॉजी के मरीज़ों की दवा नहीं रोकी बल्कि उनकी दवाइयाँ जो हैं उनके घर तक पहुँचाई हैं। तो मेरा ख़्याल है ये गलत फहमी फैली हुई है। कार्डियोलॉजी की दवाइयाँ बिल्कुल रोकी नहीं गई। कई दफ़ा ये होता है कि किसी हॉस्पिटल में चंद दिनों की कोई सप्लाई का प्रॉब्लम होने की वजह से एकदम एक अफवाह फैलती है और लोगों का ख्याल होता है। इसलिए मैं लोगों को तसल्ली देना चाहती हूँ कि 32 अरब का बजट हुकूमत पंजाब ने रखा हुआ है। जिस 32 अरब के अंदर हम कार्डियोलॉजी के मरीजों की दवा ये कह दीजिएगा कि जो हुकूमत है पंजाब हुकूमत उसका लग रहा है कि फोकस जो है वो यूनिवर्सल जो हेल्थ सिस्टम है उसकी बजाय इंसाफ कार्ड पर ज़्यादा है। इंसाफ कार्ड पर इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है? क्या यही वजह है कि जब इंसाफ कार्ड मुतारिफ करवाया जा रहा है तो जो मुफ्त अद्वियात हैं वो भी अस्पतालों से नापैद होती जा रही हैं? मैं दोबारा दोहराऊं कि हॉस्पिटल में दवाइयों की कोई कमी नहीं है। हर इंडोर के मरीज़ को, इमरजेंसी के पेशेंट्स को और ख़ास तौर पे कार्डियोलॉजी वगैरह की सारी यूनिट्स में सब दवाइयाँ मरीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। कार्ड्स के ऊपर हम क्यों ज़ोर दे रहे हैं? क्योंकि हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हर गरीब आदमी जो है उसके हाथ में एक कार्ड हो, खुदा न खास्ता वो सरकारी अस्पताल की जगह उसके घर के करीब तरीन कोई प्राइवेट अस्पताल है जो पैनल हुआ है वहाँ से जाके वो अच्छे से अच्छा इलाज करवाए। आप मुझे ये बताइए कि हेल्थ कार्ड का फ़ायदा ही हो सकता है, नुकसान तो नहीं हो सकता। 7,20,000 का कार्ड है और इस 7,20,000 के कार्ड के अंदर डायलिसिस की फैसिलिटी है, इसमें हार्ट के प्रॉब्लम की फैसिलिटीज़ है, इसमें डायबिटीज़ की फैसिलिटी है, इसमें छोटे बड़े ऑपरेशंस की फैसिलिटी, ऑर्थोपीडिक की है। तो ये फ़ायदे का कार्ड है। एक गरीब आदमी के घर खुदा न खास्ता बीमारी आ जाए तो सबसे बड़ा शौक जो उसको मिलता है वो हेल्थ शौक है, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है ये सब इलाज करवाने के लिए। इस हेल्थ कार्ड के थ्रू से इलाज मिलते हैं। 52 लाख कार्ड बांट दिए गए हैं। खान साहब चाहते हैं यूनिवर्सल कवरेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि पंजाब की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को हम हेल्थ कार्ड दे दें। तो इंशाल्लाह 20 लाख कार्ड और बांटे जाएंगे ताकि हम 72 लाख पे पहुँचे और फिर एक्सपेंशन के लिए जो हमें इंस्ट्रक्शंस प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से मिली है वो मजीद एक्सपेंशन भी हमने शुरू कर दिया। लेकिन डॉक्टर साहिबा यूनिवर्सल हेल्थ केयर के लिए एक हेल्थ केयर सिस्टम की मौजूद होना भी तो बड़ा ज़रूरी है ना। पाकिस्तान में तो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम ही नहीं है। बेसिक हेल्थ यूनिट्स जो हैं वहाँ पे कहाँ पे आपको कार्डियोलॉजी का ट्रीटमेंट मिलेगा, डायलिसिस सेंटर्स मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ लेवल पे भी ये सहूलियात मौजूद नहीं है। तो अगर हेल्थ कार्ड लेके हर एक ने लाहौर ही आना है और यहाँ पर ही आकर इलाज कराना है तो ये कन्वीनियंस तो नहीं है और यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम तो नहीं कहा जा सकता। सारा लोड जो है वो तो फिर पंजाब के और ये लाहौर के अस्पतालों पर ही पड़ेगा। 265 अस्पताल जो हैं वो पूरे पंजाब के अंदर इम्पैनल्ड है। हर शहर के अंदर छोटा हो या बड़ा हो उसके अंदर अगर कोई प्राइवेट अस्पताल है जो 24 घंटे चल रहा है तो वो सारे अस्पतालों को इम्पैनल कर दिया गया है। कार्डियोलॉजी की जितनी यूनिट्स हैं, चाहे वो PIC है या वो मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है या फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है या रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, ये सारे जो हैं ये बेसिकली सारे इम्पैनल्ड यूनिट्स हैं। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि अब तक
लोगों ने 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस कार्ड से फ़ायदा लिया है पिछले 1.5 साल के अरसे के अंदर। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जैसे जैसे लोगों में शऊर पैदा होगा जिस तरह कार्ड इस्तेमाल करने, इसी तरीके से हालात बेहतर। ठीक है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थी और फरा वो मामला के लोग खासे परेशान थे और क्वेश्चन कर रहे थे, वो तो उन्होंने क्लियर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाहें हैं। लेकिन इस तरह की अफवाहों पे फिर हुकूमत का मौक़िफ़ भी तो फौरी तौर पे सामने आना चाहिए। एक्शन सोशल मीडिया पे अगर ये कैंपेन की और बैनर लगा हुआ है, लोगों ने वो बैनर कोट किया वहाँ पे कि देखिए 10 तारीख से 10 अक्टूबर से अद्वियात नहीं मिलेंगी, और ये भी कोई हुकूमत है, तो अगर हुकूमत समझती है कि ये गलत है तो फेक न्यूज़ का एक सिलसिला है ना, उसके खिलाफ भी इफेक्टिव कार्रवाई होनी चाहिए। एक और चीज़ की तरफ चलेंगे, कब्ज़ा माफिया के बारे में बहुत सारी बातें जो हैं पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब ने भी की, लाहौर में बैठ कर की, लाहौर के कब्ज़ा माफिया को इसका जो है तनकीद का निशाना बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन को निशाना बनाया, पुलिस की कारकर्दगी के ऊपर बात की। लेकिन क्या करें कि कराची हो, लाहौर हो या इस्लामाबाद हो, जी हाँ, वफाकी दारुल जो है वो भी महफूज नहीं है। कभी कब्ज़ा माफिया की जड़ें जो हैं पूरे मुल्क में बहुत गहरी हैं। एक सेनेट में एक कायमा कमेटी की बराए मकान और तामीरात का इजलास हुआ, उसमें ना बड़े होशरुबा किस्म की बड़ी गुफ्तगू, बड़ी मज़े की। फरक देखिए, उसमें ऐसा लगा कि मैं और आप नहीं, आम आदमी नहीं, ऐसा लगा कि सेनेटर्स भी बेबस हैं, वो भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और वो जान ये कब्जे हो गए हैं, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, इनको छुड़वा दें, कैसे छुड़वाएं। वो खुद इतना परेशान है कि कब्जा माफिया इतना कुछ स्ट्रॉन्ग माफिया है। हाँ, और उसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि ये G14 सेक्टर की बात हो रही है। जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वो जानते हैं सरकारी मुलाजमीन को ये सेक्टर और बहुत सारे और लोगों को ये सेक्टर अलॉट हुआ है, और सालों गुजर चुके हैं, डेकेड्स गुजर चुके हैं ये अलॉटमेंट को, लेकिन वहाँ पे कब्ज़ा माफिया मौजूद है। जो फिगर सामने आई है ना, 580 सिर्फ मुकामी लोग हैं और 1100 के करीब कब्ज़ा माफिया। और एक और बात सुने सोने पे सुहागा, इसी मीटिंग में बताया गया कि गए थे छुड़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन वाले, इंतज़ामिया वाले, लेकिन कब्ज़ा माफिया इतना ताकतवर है कि उसने गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया, उसने हमला भी किया, लोगों को ज़ख्मी भी किया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, इस पर कोई मुकदमात का इंदराज भी नहीं हुआ। और देखिए फरा, इतना पुराना मामला है कि कई ऐसे अलॉटीज़ हैं कि जो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। अब उनके जो बच्चे हैं वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं कि भाई हमारे वालिद के नाम पे, हमारी वालिदा के नाम पे यहाँ पे अलॉटमेंट हुई थी, हमें दे दें, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। तो सेनेटर बहरमंद तंगी साहब से बात करते हैं, जिन्होंने ये मामला जो है ये सेनेट की कायमा कमेटी बराए मकानात और तामीरात के इजलास में उठाया है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सेनेटर बहरमंद तंगी साहब। फरमाइएगा, इस्लामाबाद के कौन कौन से सेक्टर्स ज़ेरे बहस आए जहाँ पर कब्ज़ा माफिया जो है सरगर्म पाया गया? देखिए, मैंने आज से तकरीबन 2 साल पहले एक सवाल जमा किया था G14 सब सेक्टर 1 पे, लेकिन इस वक्त G14 सब सेक्टर 1, 2, 3 पे तकरीबन हजारों लोगों ने कब्जा किया है। और जब अथॉरिटी बनी तो बाजवा डीजी साहब हैं और उसने कहा था कि अथॉरिटी बनने दे, मुझे ताकत दे कि मैं लोगों को अपना हक भी दिला सकूं और जो काबिज़ीन है उनसे कब्जा भी हासिल करूं। लेकिन 2 साल से मैं स्टैंडिंग कमेटी हाउसिंग एंड वर्क्स में अपने सवाल के पीछे घूम रहा हूं, और जो अथॉरिटी डीजी हैं या सेक्रेटरी साहब है या इंस्टीट्यूशन है, अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सका। और मैंने उनको ग्राफिकल फिगर के साथ सब कुछ बता दिया कि आप लोगों ने 2017 में 1100 लेटर्स दिए हैं, जो कि आज तक उस पे 1% अमल नहीं हुआ है। सब सेक्टर 1 G14 पे 1 में जो मैं अब आपको बात बता रहा हूँ, 580 जो लीगल लोग हैं, जो मुकामी लोग हैं, जिनके आबा व अजदाद यहाँ आबाद थे, मैंने कहा चलो 1100 या 2000 लोग जो काबिज़ीन है, इल्लीगल है, आप उनको नहीं उठा सकते हैं, लेकिन जो 580 फैमिलीज है वो आपको बार बार कहते हैं कि हमारी कंपनसेशन दे दे, हमें प्लाट दे दे, हमें पैसे दे दे, ताकि हम यहाँ है। सेनेटर साहब, 2007 से आपने बताया ये मामला चल रहा है, फिर 580 मकामी लोग हैं, 1100 कब्जा माफिया हैं, हुकूमतें क्यों नाकाम रह रही हैं अपनी नाक के नीचे से ये कब्जे छुड़ाने के लिए? इस्लामाबाद के बारे में तो सोचा जाता है, वहाँ पर तो ऐसी कोई इलीगल एक्टिविटी हो ही नहीं सकती। देखिए, मैंने उनसे सवाल किया था सब सेक्टर 1 G14 से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने उनको सब सेक्टर 2 और सब सेक्टर 3 के बारे में बताया
मैंने कहा ये मुझे बताएं कि जो लीगल लोग हैं, जो मुकामी लोग हैं, जो आपके पास आ चुके थे कि भाई आप हमें प्लाट दे दे, पैसे दे दे ताकि ये जगह हम छोड़ दे, अभी तक आप लोगों ने उनके लिए क्या किया? जहां तक हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि 15 डेज में आप इनसे कब्जा ले ले। ओनली सेक्टर 1 सब सेक्टर 1 में 1100 प्लस लोग काबिजीन है। आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे एक बहुत मजे की बात बता दूं कि ये क्यों कब्जा नहीं ले रहे जी। इसलिए कि इस इदारे में ऐसे लोग हैं कि उन लोगों से मंथली पैसे लेते हैं। बैरामैन तंगी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो भी बेबसी नजर आ रहे थे ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपको पता है जब सीडीए ने एक्वायर करनी होती है कोई लैंड तो उसके बारे में बताया जाता है, वहाँ एक्वायर करना, आप वहाँ पे ले लें तो उसकी कॉम्पनसेशन में आपको प्लॉट मिल जाएगा सीडीए के सेक्टर में। तो इस तरह की माफिया जो है वो सरगर्म है जो कि इदारों के अंदर भी है। बिल्कुल। टाइम फॉर ब्रेक।